अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए आज हम लोग भाभी जान, जो कि ये एक अफ़साना है और इसके राइटर लिखने वाले सुहेल अज़ीमाबादी हैं, इसे हल करेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि अफ़साना किसे कहते हैं। अफ़साना लुग़त के एतबार से झूठी कहानी को कहते हैं। झूठी कहानी, और इसमें कुछ सबक देना मकसूद होता है, यानी ज़िंदगी को किस तरीक़े से गुजारा जाए, ये इसमें बताया गया है इस कहानी के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं कि जब रुक़ैया भाभी याद आती है तो मेरा सर ख़ुद ब ख़ुद जज़्बे एहतराम से झुक जाता है। यानी इसमें एक भाभी और देवर की ज़िंदगी को बताई गई है। सुहेल अज़ीमाबादी ने लिखा है कि भाभी जान, जिसका नाम है रुक़ैया भाभी, ये कौन थी और इन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि जिस ज़िंदगी से हमें कुछ सबक लेना चाहिए। इनकी ज़िंदगी से हमें कुछ सबक लेना चाहिए, यही मकसद है इस कहानी और अफ़साना को लिखने का। तो रुक़ैया भाभी किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारती थी, इसे लिखा गया है कि जब रुक़ैया भाभी याद आती है तो मेरा सर ख़ुद ब ख़ुद जज़्बे एहतराम से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। सरापा का मतलब होता है सर से पाँव तक, यानी पूरी ज़ात उनकी जो है ना, उनकी ज़िंदगी ये एक रोशनी है। ऐसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। ज़िंदगी क्या थी उनकी, ये पूरी कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आगे देखिए, उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शम्अ याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती रहती है। ये बता रहे हैं कि वो शम्अ, शम्अ किसे कहते हैं? शम्अ कहते हैं मोमबत्ती की चर्बी जो होती है ना, उसे शम्अ कहते हैं, जो जल के दूसरों को रोशन कर देती है और अपने आप को क्या करती है, पिघला देती है। तो यही सिफत उनके अंदर भी थी, रुक़ैया भाभी के अंदर, यानी अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशन करना, दूसरों की ज़िंदगी को क्या करना, रोशन करना। तो ये बता रहा है कि वो शम्अ याद आ जाती है जो कलीसा, कलीसा किसे कहते हैं? ईसाइयों की इबादतगाह को क्या कहते हैं? कलीसा कहते हैं। तो ये बता रहा है कि वो शम्अ याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती है। ऊंची कुर्बान गाह पर क्या करती है? ये जलती है, वो शम्अ है ना, यानी जिसे कह लीजिए मोमबत्ती, जलती है और पिघलती रहती है। और जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वो खामोश ज़बान से खुदावंदे यसू का पैगाम सुनाती रहती है, यानी वो जलती रहती है। दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया। दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब, सलीब किसे कहते हैं? ईसाइयों का मुक़द्दस निशान होता है, उसे सलीब कहते हैं। तो सलीब पर चढ़ाया गया, मगर वो जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक, जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक क्या रहेगा? ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। आगे देखिए, रुक़ैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शम्अ मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है। देखिए, ये अफ़साना जो है बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई हार्ड वर्ड भी नहीं है और समझना कोई मुश्किल भी नहीं है, आराम से समझ भी सकते हैं। तो इसीलिए आप गौर से सुने और समझते रहें। ऐसा पैगाम जो अम्र है, भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी। अब यहाँ से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। ज़िंदगी को बयान किया जा रहा है, भाभी और देवर की ज़िंदगी को। ये देवर भाभी की ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं? बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। क्या आवाज़ दी? खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा, यानी देवर कह रहा है। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। यानी भाभी बोल रही है, भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ। सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती हैं। ये कौन बोल रहा है? ये देवर बोल रहा है। देवर कौन है, इसका नाम भी आगे आएगा। आगे देखिए, भाभी बोली,
तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया और हंसने लगी। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये भाभी बोल रही है। ठीक, आगे देखिए, गौर से सुनते रहेंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है समझना। इसे समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैंने एहतिजाज करते हुए कहा। यानी देवर भाभी से कह रहा है, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। भाभी बोल रही है। किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली, शायर होकर दाद नहीं देते। यानी किस्त का लफ्ज़ बोला तो ये भाभी चाह रही है कि हमें दाद मिले। क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है? अगर नवाबाने औद बाकी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। यानी कुल मिला के भाभी जो है अपने देवर को उठा रही है। अपने देवर को क्या कर रही है? उठा रही है। और भाभी खाने के कमरे में चली गई और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। नन्ही रेहाना बोली, चचा जान, हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी झूठी चाय पीजिए। यानी रेहाना क्या है? ये भतीजी है, यानी भाभी की बेटी। स्कूल की लारी ने हॉर्न बजाया और बच्चियां ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढाल कर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? क्या बोली? इससे हमें भी पैगाम मिलता है कि देर तक नहीं सोना चाहिए। शहर कहूँगा और क्या करूँगा, देवर कह रहा, और कुछ नहीं। भाभी मानाखेज अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ छिप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारे कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारे भाई जान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। चाय पीकर क्या कर देते थे? काम शुरू कर देते। यानी भाभी जो है अपने देवर को बोल रही है कि काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलटकर देखा, भाभी की सिंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। यानी देवर कह रहा है कि उनकी मेज़ पर क्या तस्वीर रखी हुई थी? भाई की तस्वीर रखी हुई थी। भाई कहाँ है और भाई अभी क्या कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थीं। अब सिंगार मेज़ नाम का था। इस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर सिंगार की कोई दूसरी चीज़ भी न थी। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली। रुकैया भाभी क्या हो गई? उदास हो गई और बोली। क्या बोली? ये देखिए आगे, अख्तर। अब देखिए इसका नाम आ गया, देवर का नाम आ गया, अख्तर। न जाने तुम्हारे भाई जान आज किस हाल में हैं, देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। 1000 मील, उनके मुकदमे का क्या होता है? 1000 मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। इससे पता चला कि भाभी का शौहर यानी अख्तर का भाई कहाँ है? जेल में है। जेल में क्यों गया है, क्यों जाता था, ये बाद में पता चलेगा। उनके मुकदमा का वक्त आ रहा था। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने वाली, हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदत थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन यकायक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। फिर आवाज़ दी, मैं आ सकती हूँ। यानी भाभी उदास ही थी। जब भाई का जिक्र हुआ तो भाभी उदास हो गई, लेकिन फिर बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई और वो इजाज़त मांग रही है। क्या कह रही है? मैं आ सकती हूँ, आ जाओ, भाभी ने कहा। भाभी ने इजाज़त दे दी कि भाई कौन हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब देखिए कौन है।
اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ یہ دیکھیے، یعنی یہ لڑکی شمی ہے اور اس کو بھابھی نے سویٹر بننے کو کہا تھا، تو وہی پوچھ رہی ہے کہ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، وہ شمی بول رہی ہے۔ اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو، بھابھی بول رہی ہے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ لڑکی کیا بولی؟ کہ میں چائے پی چکی ہوں، یعنی چائے پینے سے انکار کر رہی ہے۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، یعنی اپنے دیور کی طرف اشارہ کر کے بول رہی ہے، یہ مشہور شاعر اختر ہے، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں، اختر بول رہا ہے۔ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ دودھ کی بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بھابھی ہسپتال کیوں جا رہی تھی؟ کیونکہ بھابھی کے پرانے ملازم کی بیٹی کہاں تھی؟ ہسپتال میں تھی۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہے، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ تو یہ دیکھیے بھابھی جان کی زندگی آج ہم لوگوں نے یہاں تک حل کیا ہے، اور پھر آگے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے آگے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ حل کریں گے۔ اسی طرح آپ بنے رہیں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، اور اس کے بعد جو سوال و جواب ہے اس کو بہترین طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ حل کریں گے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔